बीए प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र में आज हम साठोत्तरी या समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। सन 60 के बाद भारत की परिस्थितियों में, राजनीति में, उसके समाज में बड़े परिवर्तन आए। इनके बारे में कवियों ने जो अनुभव किया, जो कुछ निष्कर्ष निकाले, वे कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किए, वे ही साठोत्तरी कविता के नाम से अभिहित किया गया। वस्तुतः सन 1960 के बाद हिंदी कविता की बहुआयामी धाराएं प्रवाहित हुई। कविता की कोई एक प्रधान प्रवृत्ति स्पष्ट न होने के कारण समीक्षकों ने कालखंड को आधार मानते हुए समूची कविता को साठोत्तरी नाम दे दिया। इस प्रकार सन 1960 के बाद से अब तक विकसित हिंदी कविता को साठोत्तरी कविता कहा जाता है। साठोत्तरी कविता के आविर्भाव के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां। दूसरा, भारतीय परिवेशजन्य परिस्थितियां। सन 1962 में चीनी आक्रमण हुआ और हम पराजित हुए, और फिर सन 1965 में दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया। चीन भाई भाई का नारा लगाता था, मैत्री बढ़ाने का ढोंग करता रहा। हम निश्चिंत थे। हम नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत की अच्छाइयों के बारे में मनन कर संतोष और गौरव का अनुभव कर रहे थे। हम शांति प्रिय, शांति के पुजारी होने का मोह पाले हुए थे। परंतु युद्ध में हुई धन जन की हानि, पड़ोसी राष्ट्र की अमानवीय हरकत ने हमें गहराई तक झकझोर दिया। हमारे चिंतन की दिशा बदल गई, जिससे हमारा मन क्षुब्ध था। हमें ताशकंद घोषणा बेकार लगी। यह तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी। अपने देश की आंतरिक परिस्थितियां भी साठोत्तरी कविता के लिए एक आधार रही है। युद्ध के बाद सामाजिक अर्थव्यवस्था, महंगाई, पहले से चली आ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खोखले आश्वासन, रिश्वतखोरी, आम आदमी की बढ़ती हुई दिक्कतें भी साठोत्तरी कविता के लिए मसाला देती है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण दिन दूनी रात चौगुनी होती जाती आर्थिक विषमता की खाई हमारे भीतर भय निराशा का वातावरण पैदा कर देती है। संसद में बैठकर सांसदों द्वारा की जाने वाली नोक-झोंक, हाथापाई आम आदमी में यह भावना जगाती है कि देश में अनुशासन रखने की व्यवस्था करने वाले ही अनुशासित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आदमी खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसमें एक बौद्धिक चेतना जागृत होती है। अतः साठोत्तरी कविता का कवि संपन्न वर्ग में नहीं आता, वह संवेदनशील होता है। इस कारण वह भुक्तभोगी होकर यथार्थ की अभिव्यक्त करता है। मरता क्या न करता की उक्ति चरितार्थ करता हुआ सपाट बयानी अपनाकर मन का आक्रोश व्यक्त करता है। यह आक्रोश का स्वर ही इस साठोत्तरी कविता का प्रमुख स्वर बन गया है। इस धारा के प्रमुख कवि जगदीश चतुर्वेदी, मणिका मोहिनी, सौमित्र मोहन, श्याम परमार, धूमिल, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सब्यसाची, ज्ञानेंद्र पति, बलदेव बंसी, प्रयाग शुक्ल, मलयज, लीलाधर जगूरी, मंगलेश डबराल आदि हैं। साठोत्तरी कविता की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम विचार करते हैं। मोहभंग जनमानस की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो 1967 ईस्वी के आसपास उग्र स्वर में प्रस्फुटित हुई। यदि समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो यह मोहभंग की स्थिति अस्वाभाविक नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनमानस वाकई विक्षुब्ध था। इसके मूल में चीन द्वारा भारत का पराभव, कच्छ न्यायाधिकरण का दुर्भावनापूर्ण निर्णय, ताशकंद घोषणा, कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता, राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, नेताओं के झूठे आश्वासन, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महंगाई, अकाल, बाढ़, भूखमरी, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि ऐसे तत्व थे जिन्होंने सामान्य जन के साथ साथ बुद्धिजीवियों का मोहभंग कर दिया। इस काल की कविताएं उस मोहभंग की स्थिति को ही व्यक्त करती है।
मैंने इंतजार किया जब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, जब कोई छत बारिश से नहीं टपकेगी, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा, मैं इंतजार करता रहा। ये धूमिल की पंक्तियां हैं। विद्रोह और आक्रोश। जनता में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वह परिवेश तथा परिस्थिति जन्य था। भारतीय परिवेश की विसंगतियों, जड़ताओं व समाज के खोखलेपन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वह भारत के कोने कोने में फैल गया। मोहभंग की इस स्थिति ने आक्रोश उत्पन्न किया। धूमिल की कविताओं में भी यह आक्रोश और विद्रोह काफी तीव्र है। रक्तपात कहीं न होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे। राजनीति का उपहास। इस पीढ़ी का कवि जानता है कि स्थितियां जितनी भयावह हुई है उसका बहुत बड़ा कारण राजनीति का ओछी होते जाना है। राजनीति एक वेश्या बन गई है जिसने सारी नैतिकताओं को किनारे कर दिया है। राजनीति में आज़ादी के बाद जनता के सुख स्वप्नों में आग लगाकर जो आतिशबाजी खेली है, पूरी समकालीन कविता उस दर्द का सार्थक बयान है। कवि सरस्वती सक्सेना ने लिखा है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, आगे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। इसी प्रकार कवि धूमिल ने लिखा है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। सपाट बयानी और यौन शब्दावली से आक्रांत भाषा। साठोत्तरी कविता में सपाट बयानी अधिक है, इसलिए वह लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक गरिमा से काफ़ी दूर चली गई है। उसकी सपाट बयानी का कारण यह भी हो सकता है कि बेलाग और खरी बात कहने के लिए बिंब और प्रतीक साधक न होकर बाधक बन जाते हैं। कवि अपनी बेलौस अनुभूति को खुलकर नहीं कह पाता, अतः साठोत्तरी कविता की भाषा सपाट है। इसी सपाट बयानी से जुड़ी एक प्रवृत्ति है यौनाक्रांत शब्दावली का खुलकर प्रयोग। जैसे वेश्या शब्द का प्रयोग इन कवियों ने धड़ल्ले से किया है। कवियों की दृष्टि बार बार उन उपमानों पर केंद्रित होती है जिनका संबंध वेश्या से है। जैसे अजीत कुमार चौधरी को सड़क के साथ गहरी सहानुभूति है क्योंकि वह सबको सहन करते हुए एक वेश्या की तरह अपने में लीन है। व्यंग परखता। परिवेश में व्याप्त स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, नारेबाजी आदि ने इस व्यवस्था को इतना हास्यास्पद और निरर्थक बना दिया है कि कवि के पास उससे लड़ने के लिए व्यंग का हथियार ही रह जाता है। वैसे भी विद्रोह, आक्रोश और विक्षोभ की अभिव्यक्ति व्यंग से में ही होती है। रघुवीर सहाय की निम्न पंक्तियां इस संदर्भ में देखने योग्य है। संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए मुंह पोछे आ बैठे, जीवनदानी गोंददानी सदस्य तोंद सम्मुख धर, बोले कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना है। रघुवीर सहाय की पंक्ति है। स्वार्थ यथार्थ से सीधा साक्षात्कार। साठोत्तरी कविता की सौंदर्य के प्रति अभिरुचि और भंगिमा पूर्ववर्ती कविता से पूर्णतः भिन्न है क्योंकि ये कवि जीवन यथार्थ से सीधा साक्षात्कार करते हैं। इन कवियों ने यथार्थ से सीधा साक्षात्कार करने के लिए लोकतंत्र, चुनाव, मतदान, जुलूस, संसद, नारे आदि से अपनी कविता को जोड़ दिया था। परंपरागत सौंदर्यवादी मूल्य इन कवियों को स्वीकार्य नहीं है। रघुवीर सहाय लोकतंत्र का कैसा चित्र खींचते हैं। हर संकट भारत में गाय होता है, ठीक समय ठीक बहस कर नहीं सकती राजनीति, बाद में जहां से भी शुरू करो बीच सड़क पर गोबर कर देता है विचार। हाय हाय करते हुए, हाँ हाँ करते हुए, हे करते हुए समुदाय। अभिव्यक्त की अक्षरता। साठोत्तरी कविता की अभिव्यक्त में अक्षरता है जहां अब विद्या ददाति विनियम वाली बात नहीं रही। अब कवि की वाणी में अक्षरता है और प्रहारात्मकता है, चुभन है, शोर है, क्षोभ है एवं उत्तेजना है। उसे शांति का उपदेश देने वाले पिटकर दूसरा गाल और सामने
कर देने वाले अपने पूर्वजों की बातें पसंद नहीं। आज का व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। कवि को पूर्वजों के त्याग और शांति के तरीके निस्सार लगते हैं। कवि रमेश गौड़ ने लिखा है, वे जो दूसरा गाल सामने कर देने का उपदेश दें, वे जो अपने पुत्र और पत्नियों को सोता हुआ छोड़कर सुख और शांति की खोज में जंगलों को निकल गए, लोगों को नपुंसक बनाते रहे, नहीं थे, वे हमारे पूर्वज नहीं थे। आम बोलचाल की भाषा का संस्कार। साठोत्तरी कविता का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसके कथ्य और भंगिमाओं में भयंकर एक रसता आ गई। विद्रोह और राजनीतिक परख कविताएं एक दूसरे की नकल या एक ही कवि द्वारा लिखी हुई प्रतीत होती है। उनके शब्दों, उनके वाक्य गठन, उनके कथन में अजीब साम्य है। इस अभिव्यंजना रूढ़ि का मुख्य कारण यह है कि कवि का आक्रोश वैयक्तिक से सामूहिक हो गया है, इसलिए इनके शब्द भंडार में इस तरह के शब्दों की भरमार है। वन महोत्सव, जनतंत्र, शांति, मतदान, पंचशील के सूत्र, बटन होल में महकता एक फूल, संसद, संविधान, बेरोजगारी आदि। प्रवेश के प्रति गहरी सजगता। साठोत्तरी कविता के रचना कर्म में परिवेश के प्रति गहरे लगाव का भाव निरंतर बढ़ा है। धूमिल, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि कवियों को भारतीय समाज में मूल्यों के विघटन के कारण मनुष्य के चारों ओर भीषणता से बढ़ते अंधकार के घिराव का एहसास है। कवि धूमिल रचित पटकथा, मोचीराम, राजकमल चौधरी की रचना अकाल दर्शन, गांव, प्रौढ़ शिक्षा जैसी कविताएं परिवेश का इतिहास, भूगोल पूरी प्रामाणिकता से प्रस्तुत करती है। संक्षेप में साठोत्तरी कविता पूर्ववर्ती कविता से भिन्न प्रकार की है। देखने में यह भी मुक्त छंद सी सरल साहित्यिक खरी बोली में लिखी हुई कविता लगती है, परंतु इसकी अपनी विशेषताएं, अपनी प्रवृत्तियां हैं जो आज की परिस्थितियों की देन है। इसमें आज की जिंदगी की धड़कन सुनी जा सकती है। कवि की वाणी में आक्रोश है, विद्रोह का स्वर है, वर्णन में यथार्थ परखता है। इस कविता में परंपरागत ढंग की संवेदनाएं नहीं हैं। भक्तकालीन कवि कह सकते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, परंतु साठोत्तरी कवि ऐसा कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अपनी घुटन, तनाव एवं संत्रास के कारण उसे कहाँ अवकाश है कि परहित की बात सोचे।